आज हम बात कर रहे हैं अब तक के सबसे अजीब अनसुलझे रहस्यों में से टॉप 5 की। नंबर 5, हु एंड वेयर इज डीबी कूपर। 24 नवंबर 1971 को डैन कूपर नॉर्थवेस्ट एयरलाइंस फ्लाइट 305 में एक यात्री था जो पोर्टलैंड से सिएटल तक 30 मिनट की उड़ान थी। उन्हें यात्रियों और फ्लाइट अटेंडेंट द्वारा उनके 40 के दशक के मध्य में एक गहरे रंग का सूट, मदर ऑफ पर्ल टाई क्लिप के साथ काली टाई और बड़े करीने से दबाए गए सफेद कॉलर वाली शर्ट पहना हुआ देखा था। उसने अपनी सीट ली, एक सिगरेट जलाई और विनम्रता से एक बोरबॉन और सोडा का ऑर्डर दिया, जिसके लिए उसने नकद भुगतान किया। उड़ान भरने के कुछ समय बाद उसने एक 23 वर्षीय फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट सौंपा, जिसने यह मानते हुए इसे अनदेखा कर दिया कि यह सिर्फ उस आदमी का फोन नंबर है। मिस, बेहतर होगा कि आप उस नोट को देखें, डैन कूपर ने उससे कहा। मेरे पास एक बम है। नोट का सटीक वर्डिंग रहस्य का हिस्सा है, क्योंकि कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट द्वारा इसे पढ़ने के बाद इसे पुनः प्राप्त किया, लेकिन उनकी मांग अमेरिकी मुद्रा में $2 लाख, 4 पैराशूट और एक ईंधन ट्रक थी सिएटल में। फ्लाइट अटेंडेंट ने मांगों को कप्तान के सामने रखा। अन्य यात्रियों को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। उन्हें बताया गया कि मैकेनिकल कठिनाइयों के कारण लैंडिंग में देरी हुई। शाम 5:39 बजे विमान उतरा। एक एयरलाइन कर्मचारी ने नकदी से भरा थैला और पैराशूट दिया और कूपर ने सभी यात्रियों और 2 उड़ान अटेंडेंट्स को विमान छोड़ने की अनुमति दी। ईंधन भरने के दौरान कूपर ने चालक दल को अपनी योजना की आउटलाइन दी और साउथ नेवादा में एक और ईंधन भरने के स्टॉप के साथ मेक्सिको की ओर मूव करने को कहा। 2 घंटे बाद विमान ने उड़ान भरी। जब ये रेनो में उतरा तो कूपर की अनुपस्थिति नोट की गई। कूपर, जिन्हें मीडिया ने गलती से डीबी कूपर कहा था, को फिर कभी देखा या सुना नहीं गया। कोई पैराशूट नहीं मिला और फिरौती की रकम का कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। 1980 में ओरेगन में अपने परिवार के साथ छुट्टी पर गए एक युवा लड़के को फिरौती की रकम के कई पैकेट मिले, सीरियल नंबर द्वारा पहचाने जाने योग्य, जिससे कूपर या उसके अवशेषों के लिए क्षेत्र की गहन खोज हुई। कभी कुछ नहीं मिला। कुछ समय के लिए यह अनुमान लगाया गया था कि मैडमैन, काल्पनिक डॉन ड्रेपर वह व्यक्ति था जो कूपर बना। वास्तविक दुनिया में कूपर के संभावित लैंडिंग स्थलों में से एक में 2017 में एक पैराशूट का पट्टा मिला था। नंबर 4, रोमिंग रूइंस। ब्राजील की गुआनाबारा खाड़ी में कबाड़ मिलना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन रॉबर्ट मार्क्स ने 1982 में वहां जो खोजा वो एक असामान्य प्रकार का विदेशी मैटर था। तट से 24 किलोमीटर दूर स्थित 3 टेनिस कोर्ट के आकार के एक पानी के नीचे के मैदान में लगभग 200 रोमन सिरेमिक जार के अवशेष पड़े हैं, जिनमें से कुछ पूरी तरह से बरकरार हैं। मार्क्स के अनुसार जो एक प्रोफेशनल ट्रेजर हंटर, जार जुड़वा संभाल वाले एम्फोरा प्रतीत होते थे, जिनका उपयोग 3वीं शताब्दी में अनाज और शराब जैसे सामानों के स्टोर के लिए किया जाता था। लेकिन वे वहां कैसे पहुंचे? पहले यूरोपियंस 1500 तक ब्राजील नहीं पहुंचे। रोमन्स, जो मुख्य रूप से मेडिटरेनियन पोर्ट सिटीज और मध्य पूर्व में व्यापार करते थे, के पास महासागरों को पार करने वाले जहाजों में निवेश करने के लिए बहुत कम मनी था। हालांकि उन्होंने भारत तक की यात्रा की। शायद कोई अप्रशिक्षित नाविक तूफान में रास्ता भटक गया हो, या हो सकता है कि विद्रोहियों ने जहाज को पश्चिम की ओर बढ़ाया हो सकता है कि हमें कभी पता न चले, नहीं हमें और सबूत मिलने की संभावना है। ब्राजील ने लुटेरों को रोकने के प्रयास में 1983 में आगे के शोध के लिए जार की खाड़ी को बंद कर दिया। मार्क्स का दावा है कि सरकार नहीं चाहती थी कि इस क्षेत्र का पता लगाया जाए, क्योंकि वहां रोमन युग की कलाकृतियों को खोजने का मतलब होगा कि ब्राजील के आधिकारिक इतिहास के विपरीत पुर्तगाली देश में पहुंचने वाले पहले यूरोपीय नहीं थे। और सच, ये ट्रूथ समुद्र के 30 मीटर नीचे आराम कर रहा है। नंबर 3, What really happened to young Walter Collins? 2008 में क्लिंट ईस्टवुड की फिल्म चेंजलिंग ने 1920 के दशक की सबसे विचित्र और दुखद अपराध कहानियों में से एक में दिलचस्पी फिर से जगाई।
सिंगल मॉम क्रिस्टीन कोलिन्स, चित्रित, ने अपने 9 वर्षीय बेटे वाल्टर के मार्च 1928 में लॉस एंजल्स में अपने घर से लापता होने की सूचना दी। 5 महीने बाद पुलिस वाल्टर को क्रिस्टीन के पास वापस ले आई, सिवाय इसके कि वह वाल्टर नहीं था और क्रिस्टीन इसे जानती थी। लेकिन एलए पुलिस ने क्रिस्टीन की चिंताओं को खारिज कर दिया, यहाँ तक कि उस पर टेरिबल मदरिंग और मानसिक अस्पताल के लिए प्रतिबद्ध होने का आरोप लगाया। असली वाल्टर कोलिन्स कभी नहीं मिला और समय के साथ अधिकारियों का मानना था कि वह सजायाफ्ता बाल हत्यारा गॉर्डन स्टीवर्ट नॉर्थकॉट के पीड़ितों में से एक था। हालांकि नॉर्थकॉट की मां ने वाल्टर की हत्या के लिए एक बयान दिया था। वाल्टर कोलिन्स के साथ जो कुछ भी हुआ, उसका शरीर कभी नहीं मिला और किसी ने कभी नहीं जाना कि वास्तव में क्या हुआ था। नहीं, यह किसी निश्चितता के साथ स्थापित किया गया है कि लड़के के लापता होने को कवर करने में पुलिस को इतना निवेश क्यों किया गया था कि वे एक अलग बच्चे को क्रिस्टीन के पास वापस लाए और उसे और बाकी दुनिया को समझाने की कोशिश की कि यह वाल्टर था। फ्यूचर में भी इस पर और वीडियो बनाए जाएंगे, सो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नंबर 2, वेयर आर द सोडर चिल्ड्रन? वेस्ट वर्जीनिया के जॉर्ज और जेनी सोडर को न केवल अपने बच्चों के अथाह नुकसान के साथ बल्कि उस नुकसान के आसपास की रहस्यमय परिस्थितियों से भी जूझने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1945 में क्रिसमस से पहले रात को सोडर होम के जलने के बाद सोडर के 10 में से 5 बच्चे अभी भी जीवित थे। लेकिन बाकी 5 का क्या? सभी अकाउंट से ऐसा प्रतीत होता है कि वे पतली हवा में गायब हो गए थे। ध्यान दें कि हम कैसे धुएं में गायब नहीं कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आग के खंडहरों में बच्चों के शून्य भौतिक प्रमाण मिल सकते थे, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लगभग असंभव है। लेकिन उस रात की घटनाओं के बारे में बस इतना ही नहीं था। जाहिरा तौर पर जॉर्ज ने उन बच्चों को बचाने की कोशिश की जिनके बारे में उनका मानना था कि वे अभी भी अपने कोयले के ट्रक का उपयोग करके अंदर फंसे हुए थे, जो अजीब तरह से अक्षम था। घर की फोन लाइनें कटी हुई पाई गई। एक महिला ने दावा किया कि आग लगने के दौरान सभी 5 लापता बच्चों को एक गुजरती कार से झांकते हुए देखा, और चार्ल्सटन होटल की एक महिला जिसने अखबार में बच्चों की तस्वीरें देखी, ने कहा कि आग लगने के 1 हफ्ते बाद उसने 5 में से 4 बच्चों को देखा था। उसने एक बयान में कहा, बच्चों के साथ 2 महिलाएं और 2 पुरुष थे, सभी इतालवी मूल के थे। मैंने बच्चों से दोस्ताना तरीके से बात करने की कोशिश की, लेकिन पुरुष शत्रुतापूर्ण दिखाई दिए और इसकी अनुमति नहीं देंगे। सोडर परिवार ने सिद्धांत दिया कि बच्चों का अपहरण किया गया था, शायद पैसे निकालने के प्रयास में, शायद जॉर्ज को स्थानीय माफिया में शामिल होने के लिए मजबूर करने के लिए। सोडर इतालवी आप्रवासी थे, या शायद मुसोलिनी और इटली की फांसीवादी सरकार की जॉर्ज की मुखर आलोचना के प्रतिशोध में। 1950 के दशक से लेकर 1980 के दशक के उत्तरार्ध में जेनी सोडर की मृत्यु तक, सोडर परिवार ने स्टेट रूट 16 पर एक बिलबोर्ड बनाए रखा, जिसमें 5 लापता बच्चों की तस्वीरें थीं और जानकारी के लिए इनाम की पेशकश की गई थी। अंतिम ज्ञात जीवित सोडर बच्चे सिल्विया 69 अभी भी विश्वास नहीं करता कि उसके भाई बहन आग में जल गए। नंबर 1, The disappearance of Malaysian Airlines Flight 370। अनसुलझे रहस्यों के इस संग्रह की अंतिम घटना 8 मार्च 2014 को हुई। मलेशिया से चीन के लिए उड़ान भरते समय 239 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को ले जा रहा बोइंग 777 हवा में गायब हो गया। उड्डयन इतिहास में सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय खोज प्रयास किया गया विमान के मलबे के मात्र 20 टुकड़ों मिल। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने ये कहने के अलावा अन्य टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि विमान हिंद महासागर के ऊपर गायब हो गया। क्लैरिटी की कमी ने कई थियरीज को जन्म दिया है, जिनमें से कई को कॉन्स्पिरेसी थियरीज माना जाता है, जो कि हार्वर्ड के प्रोफेसर कैस सनस्टीन के अनुसार भयावह और विनाशकारी स्थितियों का एक प्राकृतिक उत्पाद है, क्योंकि ऐसी घटनाएं लोगों को क्रोधित, भयभीत और देखने वाली बनाती हैं। एक लक्ष्य के लिए थियरीज में अपहरण, संयुक्त राज्य द्वारा कब्जा, चालक दल की आत्महत्या। ये बताया गया था कि पायलट को वैवाहिक समस्याएं थीं, विमान में आग लगना,
समुद्र में वर्टिकल एंट्री, एक मीटियोर स्ट्राइक और यहां तक कि एलियन अपहरण शामिल है। कई वर्षों के बीत जाने और समुद्र के हजारों वर्ग किलोमीटर की सफाई में $160 मिलियन के खर्च के बावजूद मलेशियाई एयरलाइंस की उड़ान 370 और उसमें सवार 239 लोगों का लापता होना एक रहस्य बना हुआ है। वैसे अगर आप लाइफ में आपका नॉलेज लेवल अप करना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।